हैं तो रतन टाटा एक इंडियन आइकॉन। पिछले दिनों उनकी मौत की खबर जो है वो दुनिया भर के अंदर वायरल होती है। रतन टाटा कौन थे और रतन टाटा की ज़िंदगी से जुड़े दो ऐसे वाक़यात जिनसे एक आम नौजवान जो है उसको मोटिवेशन मिलती है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं आज वाले व्लॉग की तरफ। और आज के व्लॉग की जो सबसे अहम और ख़ास बात वो ये वाली कि कौन कह रहा है ये मैटर नहीं करता, क्या कह रहा है ये बहुत मैटर करता है। कौन कर रहा है ये भी मैटर नहीं करता, क्या कर रहा है और उस करने के अंदर हमारे लिए क्या सबक है ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो रतन टाटा जो है ये एक इंडियन आइकॉन, एक इंडियन बिजनेसमैन, एक इंडियन कारसाज कंपनी के मालिक। तो गालबन 1998 की बात है कि जब टाटा कंपनी ने अपनी पहली गाड़ी जो है वो मार्केट में उतारी, यानी कि उसका पहला मॉडल लॉन्च किया। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है कि किसी भी कंपनी की जो साख होती है वो सबसे पहला उसका बैच, सबसे पहला उसका जो मॉडल होता है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब टाटा कंपनी ने अपनी पहली गाड़ी लॉन्च की और पहले ही मॉडल का इंडिया के अंदर फेलियर हुआ। अब रतन टाटा जो है वो अपनी कंपनी की साख को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जो भी उनके थिंक टैंक थे, जो भी उसकी प्लानर थे उस कंपनी के, जो भी उसके सोचने वाले थे, करने वाले थे, डिसीजन मेकर थे, सब ने फैसला किया कि क्यों ना अब इस वाली कंपनी को बेच दिया जाए। वजह ये कि पहला ही मॉडल और उसका फेलियर। खैर कुछ दिनों के बाद ये डिसीजन ले लिया गया कि ठीक है अब इस कंपनी को सेल आउट करते हैं। तो इसी गरज से रतन टाटा जो है वो अमेरिका जाते हैं। फोर्ड कंपनी के सीईओ उनसे उनकी मुलाकात तय थी। डील हो रही होती है तो फोर्ड कंपनी का जो सीईओ होता है उसके मुंह से बस एक कड़वा जुमला निकलता है जो रतन टाटा के इस वाले डिसीजन को कि कंपनी हमने सेल आउट करनी है उसको चेंज कर देता है। और वो जुमला बड़ा ही तलख, और वो जुमला ये वाला था कि जब आपको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, कंपनी होती क्या है, तो फिर आपने ये पंगा क्यों लिया, आपने ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है क्यों की। तो रतन टाटा ने वहीं पे उस डील के ऊपर क्रॉस लगाया और वापस अपने मुल्क यानी कि इंडिया पहुंचे। दोबारा से फिर सोचना शुरू किया कि आखिर मैंने ये वाली कंपनी जो है ये शुरू क्यों की थी। तो रतन टाटा जो है उन्होंने फिर से एक तहिया किया, इरादा किया कि इस कंपनी ने उस मंजिल तक पहुंच के ही रहना है जिसका मैंने सोचा हुआ था। तो अब अल्लाह की करनी के 2008 के अंदर वो जो फोर्ड कंपनी उसका फेलियर हो गया, एक और कंपनी थी उसका भी फेलियर हो गया। तकरीबन ये 3 कंपनी थी जो कारसाज थी, इनका फेलियर हो गया। और मज़े की बात वही सीईओ जो है वो रतन टाटा से मुलाकात करते हैं। वही सीईओ रतन टाटा से कहते हैं कि आप हमारे ऊपर रहम करें, आप हमारे ऊपर तरस खाएं, ये वाली जो तीनों कंपनीज हैं इनको आप बाय कर लें, इनको आप खरीद लें। तो दोस्तों यहाँ पे रतन टाटा की ज़िंदगी के अंदर जो सबसे ख़ास बात थी, जो सीखने वाली बात थी, वो ये वाली थी कि इरादे के सामने, तहैये के सामने कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। जब बंदा सोच लेता है तो हर एक चीज़ जो होती है जो कि कभी इम्पॉसिबल होती है वो पॉसिबल हो जाती है। और दूसरी बात ये कि जब हम लोग किसी मंजिल की तरफ सफ़र करना शुरू करते हैं तो कई बार गिरना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, गिरना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, लेकिन वही चोटें जो होती हैं वही हमें सिखाती हैं, वही हमारे इरादे को पक्का करती हैं। और वही चोटें जो होती हैं उन्हीं को मंजिल के ऊपर पहुंचने के बाद हम लोग इंजॉय भी करते हैं। और दूसरा वाक़या जो कि रतन टाटा की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, इसके अंदर भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है। एक इंसान जो है वो खरबोपति है, पैसा ही पैसा उसके पास। तो रतन टाटा के एक बहुत ही पुराने दोस्त जिनके बचपन के दोस्त, काफ़ी अरसे के बाद उनकी आपस में मुलाकात हुई रतन टाटा के घर। गपशप करते रहे, गपशप करते रहे, और गपशप करते हुए वो अपने बेडरूम तक अपने दोस्त को ले गए। अब सारी दीवारें खाली हैं, एक गिटार की तस्वीर लगी हुई है उनके बेड के बिल्कुल अपोजिट साइड। तो दोस्त ने उस वाली पेंटिंग को देखा और तंजिया तौर के ऊपर रतन से कहा कि यार ये गाने और बजाने का शौक कब से हो गया। तो रतन काका कहते हैं कि यार ये वाला शौक, यानी कि ये जो गिटार है इसको बजाने का शौक तो मुझे बचपन में ही था, लेकिन अनलकीली अभी तक इसको बजाना मैं सीख नहीं सका। दोस्त ने वजह पूछी, कहा यार टाइम ही नहीं मिला। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि यार इसको बजाने के लिए इसका होना, यानी कि इसको पहले मुझे खरीदना पड़ेगा, खरीद तो लूँ, महंगा बहुत है। दोस्त जो है वो तंग के तौर के ऊपर, यार ये कितने का, कहा कि 1 लाख रुपए का। दोस्त जो है वो रतन की ये वाली बात को सुनने के बाद यूं सर पकड़ के बैठ गया कि यार तू खरबों का मालिक 1 लाख रुपए का गिटार नहीं खरीद सकता। तो रतन का बहुत ही प्यारा सा जवाब कि यार आज तक आदत ही नहीं है कि मैं अपनी ज़ात के ऊपर
غیر ضروری خرچہ کروں۔ ہاں اگر یہ بات ہوتی میرے کسی فیملی کے ممبر کی، میرے کسی دوست کی، تو میں ایک سیکنڈ نہ لگاتا۔ دراصل شروع سے مجھے جو ہے وہ قربانی دینے کا شوق ہے، قربان ہونے کا شوق ہے۔ کبھی میں اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہوں، کبھی میں اپنے مال کی قربانی دیتا ہوں، اور کبھی میں اپنے ٹائم کی قربانی دیتا ہوں۔ اور اب اگر میں یہ گٹار خریدتا ہوں تو سیکھنے کے لیے مجھے ٹائم بھی چاہیے ہوگا، اور میں اپنے ٹائم کی قربانی دے رہا ہوں۔ تو دوستو یہاں پر رتن ٹاٹا کی زندگی سے جو سیکھنے والی چیز، زندگی ہے، انسان ہے ہم لوگ، ہماری 100 طرح کی چھوٹی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، اور ساتھ ہماری زندگی کا جو سفر ہوتا ہے، منزل کا جو سفر ہوتا ہے، وہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور ان خواہشات کو اپنے اس سفر کے اوپر قربان کرنا یہ ایک سبق ہے۔ اور یہی کرنے سے آج ہم لوگ رتن ٹاٹا کی جو موت ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ رتن ٹاٹا جو ہے وہ اس کی جو منزل ہے اس کو ہم لوگ ایگزامپل کے طور کے اوپر لے رہے ہیں، اس کو ہم لوگ سوچ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے راجہ بننا ہے تو پھر پہلے اس کا پیادہ بننا سیکھیں۔ یہ چھوٹا سا محاورہ اس کے اندر بہت ہی بڑا مقصد ہے، اور اینڈ کے اوپر بھی میں وہی کہوں گا کہ جو میں نے شروع میں کہا کہ کون کہہ رہا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، کیا کہہ رہا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ بھی میٹر نہیں کرتا، کیا کر رہا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔